हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। वेल, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इट विल रिमेन एट रेस्ट until an external force is applied, है ना। और if an object is moving, the object will keep on moving in uniform motion until an external force is applied to stop, है ना। तो और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से पहले हमने अनबैलेंस्ड फोर्सेस पढ़ी थी, है ना, अनबैलेंस्ड या अनइक्वल फोर्सेस। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ ये बताता है कि ये जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे जो कि स्टेशनरी है या फिर मूविंग है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस फोर्स को हम मेजर कैसे करें? हाउ टू मेजर दैट फोर्स, दैट इज गिवन बाय द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कि फोर्स अप्लाई होती है तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है ना। तो मैंने एक फोर्स अप्लाई करी, एक्सटर्नल फोर्स F, उससे क्या होगा? वेलोसिटी चेंज हो जाती है V, या फिर लेट्स टेक U चेंजेस टू V। ठीक है, तो U अगर मेरी 0 थी, मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, तो इट चेंजेस टू सम अदर वैल्यू V, एंड देयर ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स मोशन हो जाता है, राइट। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा ऑब्जेक्ट मोशन में था, मूविंग था, तो उसकी कोई वैल्यू थी, लेट्स से 10 मीटर्स पर सेकेंड, तो मैंने फोर्स अप्लाई करी और फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, मतलब द ऑब्जेक्ट मोशन स्टॉप्ड, यूनिफॉर्म मोशन स्टॉप हो गया, राइट। तो जब भी हम फोर्स लगाते हैं देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए, अगर 10 थी पहले वेलोसिटी तो वो 20 हो जाए, या फिर डिक्रीज भी हो सकती है कि अगर पहले 10 थी तो फोर्स अप्लाई करने से डिक्रीज हो गई और अब 5 ही रह गई है, राइट। सो द वेलोसिटी माइट इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड, राइट। एंड दिस चेंज इन वेलोसिटी गिव्स एन एक्सेलरेशन टू द ऑब्जेक्ट, है ना। ये जो वेलोसिटी चेंज हो रही है इसकी वजह से ऑब्जेक्ट में क्या आता है? एक्सेलरेशन आ जाता है। Acceleration is the increase or decrease in velocity, right? The increase or decrease in velocity is acceleration. So when force is applied, we see acceleration in the object. अब acceleration positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है, correct? अब second law of motion क्या कहता है कि ये जो acceleration है, how is this acceleration related to the force applied? इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? दैट इज गिवन बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, हाउ इज द फोर्स अप्लाइड एंड द एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ईच अदर इज गिवन बाय द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे जब हम कोई गेम टेनिस बॉल से खेल रहे हैं, कॉस्को बॉल से, या फिर अगर कोई गेम हम क्रिकेट बॉल से खेल रहे हैं जो कि कॉक होती है, कॉक बॉल, राइट। तो जब मुझे कॉक बॉल से लगेगी तो ज्यादा जोर से चोट लगेगी इन कंपैरिजन टू द इंजरी दैट आई विल गेट फ्रॉम द कॉस्को बॉल, है ना। कॉस्को बॉल से चोट कम लगती है, कॉक बॉल से ज्यादा लगती है, राइट। व्हाई? बिकॉज कॉक बॉल इज हैवी एंड कॉस्को बॉल इज लाइट। ठीक है, तो हैवी बॉल होने की वजह से चोट भी जोर से लगती है, एंड कॉस्को बॉल इज लाइट, तो हमें चोट भी धीरे से लगती है, करेक्ट। ऐसे ही अगर कोई मूविंग ट्रक है, तो मूविंग ट्रक चाहे वो कितनी ही कम स्पीड से चल रहा हो, इवन इफ इट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर्स पर आवर, तो क्या होगा? इट कैन किल एनी पर्सन और एनिमल विच कम्स इन बिटवीन। कोई भी अगर आदमी आके, अगर वो ट्रक हिल ही रहा है, बस मूव ही कर रहा है, तब भी अगर उसके सामने कोई आ जाए तो ट्रक इज सो हैवी कि उसके सामने जो भी आएगा वो मर जाएगा, राइट। लेकिन अगर ट्रक खड़ा हुआ है 0 वेलोसिटी पे, इट इज एट रेस्ट, तो फिर क्या होगा? इट इज हार्मलेस, तब तो कुछ नहीं होगा, राइट। तो इन एग्जाम्पल से हमें क्या पता चल रहा है कि जो फोर्स है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द मास। जैसे कॉक बॉल हैवी थी एंड टेनिस बॉल लाइट थी, तो कॉक बॉल से हमें ज्यादा जोर से चोट लग रही थी,
तो मास पे डिपेंड करता है, फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन द मास, एंड इन केस ऑफ द ट्रक द फोर्स इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द एक्सेलरेशन, ऑन द वेलोसिटी, कि कितना वेलोसिटी है, कितनी जोर से चल रहा है. अगर ट्रक मूविंग है तो इट कैन किल एनी पर्सन, लेकिन अगर ट्रक स्टेशनरी है तो इट इज हार्मलेस, राइट. ऐसे ही अ मूविंग बुलेट, बुलेट कितनी वेलोसिटी से आती है, कितनी तेजी से आती है, अ बुलेट कैन किल अ पर्सन, लेकिन अगर जो बुलेट है जो मोशन में नहीं है दैट इज हार्मलेस, राइट. सो द फोर्स डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी, राइट. सो दिस फोर्स इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन मास एंड वेलोसिटी. If there is a, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं बोर्ड. So if there is a increase in force, the acceleration also increases. If there is a decrease in force, the acceleration also decreases. ठीक है, जितनी जोर से हम पुश करेंगे किसी चीज को उतना उसमें चेंज होगा, वेलोसिटी में उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा. ठीक है, राइट. तो फोर्स और एक्सेलरेशन रिलेटेड है. फोर्स अगर हम अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन होगा ऑब्जेक्ट में. ठीक है, तो जब हम कह रहे हैं कि देयर इज एन एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट, तो हम क्या चीजें देख रहे हैं. वी आर लुकिंग एट द मास. इट डिपेंड्स कि ऑब्जेक्ट का मास कितना है एंड व्हाट इज द वेलोसिटी. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, फाइनल कितनी हो गई. तो किसी भी ऑब्जेक्ट की हम अगर ये दोनों चीजों को कंबाइन करें, द मास एंड द वेलोसिटी, तो न्यूटन टर्म्स अ न्यू टर्म कॉल्ड मोमेंटम. न्यूटन सेड कि एक टर्म मैं कॉइन करता हूं मोमेंटम टू सी और हाउ दीज ऑल आर रिलेटेड. ठीक है, सो अ न्यू टर्म वाज कॉल्ड मोमेंटम, एंड मोमेंटम क्या है, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड देयर इज अ चेंज इन एक्सेलरेशन, एंड दिस चेंज इन एक्सेलरेशन लीड्स टू मोमेंटम. ओके, मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं स्मॉल p से. ठीक है, एंड मोमेंटम is equal to the product of mass of the object and velocity of the object. ठीक है, so momentum is equal to the product of mass of the object and the velocity of the object. ठीक है, momentum हमें क्या, momentum और होता क्या है, momentum is जो change आएगा, the change in acceleration due to the force applied. Okay, that is the momentum of the object. Okay, I hope this is clear. ठीक है, तो अगर हम इसको और थोड़ा शॉर्ट करें तो हम क्या, अभी तक जो हमने देखा है वो हमने क्या देखा है कि जो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम, दैट ब्रिंग्स अ चेंज इन एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड दिस चेंज इन एक्सेलरेशन ब्रिंग्स अ चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, लेकिन ये जो चेंज इन मोमेंटम होता है ड्यू टू द फोर्स, दिस डिपेंड्स ऑन द टाइम ऑल्सो. ठीक है, फॉर हाउ मच टाइम द फोर्स इज अप्लाइड. ठीक है, द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच द फोर्स इज अप्लाइड, दैट ऑल्सो डिटरमाइंस द मोमेंटम, द चेंज इन मोमेंटम. राइट, क्लियर. अब हम चलते हैं कि हाउ वी कैन मैथमेटिकली डिराइव एन इक्वेशन फॉर सेकेंड लॉ ऑफ motion. So to derive the second law of motion mathematical equation, let's take an object with mass m. Mass m है, initial velocity u, final velocity v, and the force applied, the external force applied is F. ठीक है, तो there is an object with mass m which is moving with an initial velocity u. ठीक है, तो जब इसके ऊपर external force apply होगी तो there will be a change in momentum, right? So I can write the change in momentum is equal to, the change in momentum will be, देखो इनिशियल, पहले इनिशियल और फाइनल मोमेंटम देख लेते हैं. इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, एम यू, राइट. फाइनल मोमेंटम क्या होगा, आफ्टर द फोर्स इज अप्लाइड, जब फोर्स अप्लाई होगी तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, एम वी, बिकॉज मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. ठीक है, तो चेंज क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, एम वी माइनस एम यू, राइट.
चेंज इन मोमेंटम ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइम. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, वी विल इंट्रोड्यूस द टाइम फैक्टर. तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय टाइम. ठीक है, कितना मोमेंटम चेंज हुआ इतने टाइम पीरियड में. व्हाट वाज द चेंज इन मोमेंटम इन द टाइम, दैट गिव्स मी द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. ठीक है, नाउ दिस रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम आई कैन से इज फोर्स. ठीक है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ओके, अब यहां से मैं m कॉमन ले लेती हूं, तो आई कैन राइट दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v माइनस यू अपॉन t. और एक्सेलरेशन क्या होता है? यही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो यहां पे मैं a लिख सकती हूँ. सो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, तो मेरे पास एक रिलेशन आ गया है कि जो फोर्स अप्लाइड है, द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, द चेंज इन द एक्सेलरेशन. ठीक है, और इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगी? आई विल इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट k. तो f इज इक्वल टू k m a. तो प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो वी इंट्रोड्यूस अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. तो हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया k. ठीक है, और यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है? 1. तो f इज इक्वल टू m a. सो आई हैव डिराइव्ड अ equation for the force, how to calculate force, mass into acceleration. ठीक है, तो मेरे पास आ गया है F इज इक्वल टू एम ए. ठीक है, अब हम इसका यूनिट निकाल लेते हैं. पहले मोमेंटम का यूनिट निकालते हैं, वो रह गया था. मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी. तो ये क्या हो गया? kg मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है, मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. डायरेक्शन क्या होता है? जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वही मोमेंटम का डायरेक्शन होता है. ठीक है, सो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. फोर्स इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ओके, तो ये तो मोमेंटम का हो गया. लेट्स कम बैक टू फोर्स. फोर्स का यूनिट क्या होगा? मास का क्या होता है? kg. एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस इज द यूनिट फॉर फोर्स. और इसको हम क्या लिख देते हैं? न्यूटन. ओके, सो 1 न्यूटन इट इज डिनोटेड बाय n. 1 न्यूटन यहां ब्रैकेट में लिख देते हैं n. सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, सो व्हाट इज 1 न्यूटन? व्हेन 1 meters per second square acceleration is brought in an object weighing 1 kg, then a 1 Newton force is said to be applied. है ना, ऐसे डिफाइन करेंगे हम. 1 न्यूटन को कैसे डिफाइन करेंगे? When an object weighing 1 kg gets an acceleration of 1 meters per second square, then it is said to have a force of 1 Newton. ठीक है, then it is said कि 1 Newton force has been applied to the object. Okay, तो ये यूनिट्स क्लियर हो गए. ओके, नाउ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स डेली लाइफ में हम देख सकते हैं और इनसे हम बहुत चीजें समझ सकते हैं. बहुत एक कॉमन चीज जो हम देखते हैं वो ये है कि जब हमें बॉल कैच करनी होती है, हम बॉल कैसे कैच करते हैं? हम बस ऐसे हाथ रखते हैं और बंद? नहीं, ऐसे नहीं करते. हाउ डू वी कैच द बॉल? इट्स अ स्लो मोशन. यहाँ पे कैच करते हैं, धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आते हैं. राइट, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ जब आपको बॉल हिट करेगी आपके हाथ में, उसकी वेलोसिटी ज्यादा है. आप टाइम दे रहे हो उसको. स्लोली यू आर मूविंग योर हैंड. राइट, टाइम पे कैसे डिपेंडेंट होता है? देखो, ऐसे डिपेंडेंट होता है. जब आपके हाथ में बॉल यहाँ पे हिट करेगी तो आप धीरे धीरे उसे टाइम दे रहे हो मोमेंटम जीरो करने के लिए. तो यहाँ पे हाईएस्ट मोमेंटम है, देन यू गिव इट अ लिटिल टाइम, नीचे लेके आते हो और जब तक नीचे आता है उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, मोमेंटम जीरो हो जाता है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है. राइट, तो क्या होता है? द बॉल विल नॉट हिट यू वेरी हार्ड.
तो मोमेंटम जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप क्या करोगे, यहां पे कैच किया बस ऐसे, यू वोंट मूव योर हैंड्स, ठीक है, बंद कर लोगे, द बॉल विल हिट यू हार्ड, क्योंकि आपने उसको टाइम ही नहीं दिया मोमेंटम कम करने का, एक्सेलरेशन जीरो करने का, टाइम वॉज वेरी लेस, तो इम्पैक्ट वॉज मोर, दैट इज हाउ इट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, ठीक है। तो हमने उसे टाइम दिया इम्पैक्ट एक्सेलरेशन कम करने का, एंड दैट इज हाउ द इम्पैक्ट रिड्यूसेस। इसलिए ये दिस वी ऑल नो कि जब कोई भी फील्डर है क्रिकेट मैच में बॉल कैच करता है तो कैसे एक्शन होता है, ऐसे ऐसे कैच करते हैं वो, है ना, कभी भी ऐसे नहीं कैच करते, हमेशा ऐसे कैच करते हैं, राइट। सो दिस इज वाई, ताकि चोट ना लगे, इम्पैक्ट कम हो जाए, ओके। और एग्जाम्पल्स आप सोचो जो आप अपनी डेली लाइफ में देख सकते हो, जहां पे यू थिंक कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और मैं एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे जो हाई जंप एथलीट्स होते हैं, जो हाई जंप करते हैं, उनके जंप जहां वो करना होता है, वेयर दे हैव टू जंप, वहां पे हमेशा एक कुशन लगा होता है, अ सॉफ्ट बेड, है ना, बाउंसी बेड लगा होता है, अ बाउंसी कुशन टाइप ऑफ थिंग। ऐसा क्यों होता है? सेम चीज, क्योंकि हम इम्पैक्ट कम करना चाहते हैं, ताकि व्हेन दे हिट द फ्लोर उनको चोट ना लगे। सो व्हेन द एथलीट जंप्स, तो और वो जंप करके उस पे कुशन पे गिरते हैं, तो क्या हो रहा है, टाइम दे रहे हैं वो टू डिक्रीज द वेलोसिटी, तो मोमेंटम कम हो जाएगा, इम्पैक्ट कम हो जाएगा, एंड चोट कम लगेगी, ठीक है। सो द टाइम इज इंक्रीज एंड द momentum is decreased, therefore the impact is decreased, ठीक है, ओके, क्लियर। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा कराटे प्लेयर्स एक ही बार में दे ब्रेक द ब्रिक्स और दे ब्रेक द आइस। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं या बहुत स्ट्रेंथ लगा रहे हैं, इट इज जस्ट ऑल फिजिक्स। तो वो क्या करते हैं, बहुत ही स्विफ्टली, एकदम स्विफ्टली दे हिट द पाइल ऑफ ब्रिक्स, या फिर टाइल की पाइल या आइस की पाइल, एकदम स्विफ्टली उसको हिट करते हैं। तो क्या होता है, टाइम वहां पे कम है, बहुत कम टाइम होता है। तो टाइम जब कम हो जाता है तो क्या होगा, इम्पैक्ट बढ़ जाएगा। तो विद अ सिंगल ब्लो ऑफ हैंड, जब आप एकदम जोर से मारोगे तो क्या होगा, जो पाइल ऑफ आइस होगी या पाइल ऑफ ब्रिक्स होंगी वो टूट जाएंगी, क्योंकि वहां पे आपने क्या किया, आपने एकदम से मारा, टाइम कम कर दिया। तो जब टाइम कम कर दिया तो मोमेंटम बढ़ जाएगा, और जब मोमेंटम बढ़ जाएगा तो आपका इम्पैक्ट जो है, आपके हाथ का जो इम्पैक्ट है वो बढ़ जाएगा, और वो जो पाइल है वो टूट जाएगी। ओके, क्लियर, समझ में आया? इफ यू हैव एनी डाउट, फील फ्री टू लीव अ कमेंट एंड वील बी देयर टू सॉल्व इट फॉर यू, टू क्लियर योर डाउट्स, ठीक है। आज एक छोटा सा होमवर्क है, हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी डिराइव कर सकते हैं, है ना, बहुत अमेजिंग बात। कैसे कर सकते हैं? नाउ दिस यू हैव टू थिंक, सोचो ये कैसे हो सकता है कि इस इक्वेशन से मैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिराइव कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, और ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन, see you next time, and don't forget to subscribe to our channel, share our videos, like our videos, and do leave your precious comments with us. So see you in the next video. Bye.